बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बिरजू नाम का आदमी रहता था। उसका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। वह जंगल से लकड़ियां बीन और काट कर लाता था, जिसे बाजार में बेचकर वह अपना जीवन बिता रहा था। सुनिए जी, आखिर कब तक आप इसी तरह से काम करते रहोगे? अगर आप इसी तरह से काम करते रहोगे तो हम लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। और आप देखिए तो अपने चारों ओर आपके रिश्तेदार व मित्र सभी लोग कितने अमीर हो गए हैं। तुम कह तो सही रही हो, लेकिन तुम भी बताओ मैं क्या करूं। ना तो मेरे पास पैसे हैं जिससे मैं कोई नया व्यापार कर सकूं, और ना ही मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं कोई खेती बाड़ी कर सकूं। तो तुम ही बताओ, अब मेरे पास करने को क्या ही विकल्प बचा है। मैं यह सब नहीं जानती, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन पैसे कमा कर लाइए। अगर आप पैसा कमा कर नहीं ला सकते हैं तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। वैसे भी मेरे भाई के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। कहने को बिरजू के दोस्त और रिश्तेदार बहुत ही कम थे, लेकिन सभी लोग अमीर थे। वह एक दिन गांव के पेड़ के नीचे बहुत उदास बैठा हुआ था। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आया और बोला, क्या हुआ राजू, आज तुम जंगल में लकड़ियां लाने नहीं गए? कोई काम आ गया क्या, या फिर तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तो बताओ मुझे। नहीं भाई, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस मैं अपने इस गरीबी से तंग आ गया हूँ। मेरे पास अगर थोड़ी सी भी जमीन होती तो मैं उसमें खेती कर अपना जीवन बिता लेता, मगर वो भी नहीं कर सकता। मेरे इस जीवन में कुछ करने को बचा ही नहीं है। तुम उदास मत हो, अभी महाराज के दरबार में प्रजा की परेशानी सुनी जा रही है, और जितना हो सके महाराज अपनी प्रजा की मदद भी कर रहे हैं। तुम भी सुबह जाकर अपनी परेशानी महाराज को बताओ। अच्छा भैया, क्या सच में राजा जी अपने राज्य के लोगों की परेशानी सुनकर उनकी समस्या का हल कर रहे हैं? हाँ बिरजू, तू भी राजा के पास जा अपनी समस्या लेकर। क्या पता तेरी भी समस्या दूर हो जाए। बिरजू अपने मित्र की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगता है, अरे वाह, इसका मतलब मैं जो मांगूंगा वो राजा देंगे। क्यों ना जमीन के साथ साथ कोई काम भी मांग लूं। यह विचार कर सुबह होने का बेसब्र से इंतजार करने लगता है। अगली सुबह बिरजू महाराज के दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंच जाता है। बिरजू जब दरबार में जाता है तो वहां देखता है लोगों की काफी भीड़ जमा थी। सभी अपनी समस्या राजा को बताते और वहां से दूसरी कतार में चले जाते। बिरजू का भी जब नंबर आया तो उसने महाराज से कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके राज्य का गरीब लकड़हारा हूँ। मैं प्रतिदिन जंगल में जाता हूँ और लकड़ी काट कर लाता हूँ, लेकिन मैं जब बाजार में उन्हें बेचने के लिए जाता हूँ तो कभी लकड़ी सारी बिक जाती है और कभी लकड़ी नहीं बिकती है। इसमें समस्या क्या है? किसी दिन व्यक्तियों को लकड़ी की जरूरत होती है और किसी दिन व्यक्तियों को लकड़ी की जरूरत नहीं होती है, तो मुझे इसमें तो कोई भी समस्या नजर नहीं आ रही है तुम्हारी। महाराज, यही तो समस्या है। जिस दिन मेरी लकड़ी नहीं बिकती है उस दिन मेरे घर का चूल्हा भी नहीं जलता है, जिसके वजह से मेरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने जीवन बिताने के लिए कोई जमीन और कोई रोजगार दे दीजिए। महाराज को बिरजू की समस्या उतनी भी बड़ी नहीं लगी जितनी कि बता रहा होता है। बिरजू, तुम कल फिर आना, मैं कल तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर दूंगा। आज का समय दे दो मुझे। आज मैं अपने सलाहकारों से विचार विमर्श करके तुम्हारे लिए सही रास्ता चुनता हूँ। महाराज की बात सुनकर वह अपने घर के लिए चल देता है और दरबार में उपस्थित सलाहकार महाराज से कहते हैं, महाराज, मेरे हिसाब से बिरजू की समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है। वह चाहता तो सिर्फ एक जमीन या रोजगार मांग लेता, तो भी वह अपना जीवन आराम से काट लेता। मगर उसके मन में लालच है, इसलिए उसने दोनों चीजें मांगी हैं, वरना उसका जीवन यापन किसी एक चीज को पाकर भी आराम से चल सकता है। कोई बात नहीं, उस बिरजू को कल फिर इसलिए ही बुलाया है। मैं कल उसे ऐसी चुनौती दूंगा जिससे यह पता अवश्य चल जाएगा कि उसके मन में लालच है या फिर उसे दोनों ही चीजों की सच में जरूरत है। दरबार में इसी विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा था और दूसरी ओर बिरजू घर पर आ जाता है। क्यों जी, आज आप खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं लाए क्या? या फिर आज आप काम पर गए ही नहीं? नहीं, आज मैं काम पर नहीं गया।
बल्कि आज मेरे मित्र ने कहा कि राजा जी आज सभी लोगों की समस्या सुन रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान भी निकाल रहे हैं, इसलिए आज मैं वहीं गया था। अच्छा, तो क्या कहा राजा जी ने और आपने क्या मांगा उनसे? मैंने राजा जी को अपनी सारी समस्या को बताया और उसके बाद मैंने राजा जी से कहा कि मुझे खेती करने के लिए कुछ बीघा खेत दे दीजिए और कुछ रोजगार दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने कल आने के लिए कहा मुझसे। हे भगवान, मैं क्या करूं तुम्हारे इस लालच का। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपने लालचीपन को भूल जाओ। क्या तुम महाराज से एक ही चीज नहीं मांग सकते थे क्या? यदि कल तुमसे वह फिर से पूछे तो तुम जमीन ही मांगना, लेकिन याद रहे लालच मत करना। लालच बुरी बला है। ठीक है भाग्यवान, मैं जब कल फिर से महाराज के पास जाऊंगा तो मैं कल जाते ही महाराज से कह दूंगा कि मुझे सिर्फ खेत ही चाहिए। अगले दिन फिर से बिरजू राजा के दरबार में दोबारा उपस्थित हुआ। महाराज ने बिरजू से कहा, देखो बिरजू, हम लोगों ने तुम्हारी समस्या पर विचार विमर्श किया, लेकिन हम सभी लोगों को तुम्हारी समस्या इतनी भी बड़ी नहीं लगी कि मैं तुम्हें दोनों ही दे दूं। तो बताओ, तुम इन दोनों चीजों में से क्या चाहते हो? महाराज, मुझे रोजगार नहीं चाहिए, आप सिर्फ मुझे कुछ बीघा खेत के दे दीजिए। मैं वही चाहता हूं, मैं उन्हीं में अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता रहूंगा। अच्छा, तो तुमने खेत को चुना है तो ठीक है। तो कल सूर्य उदय होने से पहले तुम महल के पीछे वाले खेतों में आ जाना, वहीं तुम्हें जमीन मिलेगी। पर याद रहे, सूर्य उदय से पहले ही आ जाना, ज्यादा समय मत लगाना। यदि सूर्योदय के बाद आए तो तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। अब जाओ तुम। सभी दरबारी महाराज की बात चुपचाप सुन रहे और बिरजू भी खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और रात हो जाती है। वह अगली सुबह फिर से महाराज के बताए हुए जगह पर उपस्थित होता है। वहां महाराज पहले से ही अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ वहां उपस्थित होते हैं। बिरजू को देखते ही महाराज बोले, आ गए बिरजू? अब तुम ध्यान से सुनो मेरी बात। सूर्य उगते ही तुम भागना शुरू कर देना। सूर्य डूबने के पहले तक जितना दूर दौड़ोगे वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। पर याद रहे, तुम जितना दूर दौड़ोगे तुम दौड़ सकते हो, पर याद रहे लौटकर तुम्हें यहीं वापस आना होगा, तभी तुम्हें जमीन मिलेगी। बिरजू महाराज की बात सुनते ही खुशी से पागल हो जाता है। सूर्य उगते ही दौड़ना शुरू कर देता है और दौड़ते दौड़ते दोपहर हो जाती है। बिरजू थक जाता है, फिर सोचता है, थोड़ी दूर और दौड़ लेता हूं। कल से मैं भी महाराज की तरह लोगों को सलाह दिया करूंगा, क्योंकि जिसके पास धन होता है लोग उसी से सलाह भी लेते हैं। मेरे पास तो कोई भी नहीं आता। जब मैं भी धनवान बन जाऊंगा तो आराम ही तो करना है। वह यह सब सोचते हुए फिर से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते बिरजू बहुत दूर निकल जाता है। तभी उसे अचानक से याद आता है कि हे भगवान, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया कि मुझे वापस भी लौटना है, तभी जमीन मुझे मिलेगी। अब क्या होगा? अब तो मैं उतना भाग भी नहीं सकता। तब तक बिरजू बहुत थक चुका होता है। उसकी लाख चाहने पर भी उसके पैर अब उसका साथ नहीं दे पा रहे थे और बिरजू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब महाराज को यह पता चला कि बिरजू बेहोश होकर जमीन पर गिर गया है, तो महाराज अपने सिपाहियों के साथ बिरजू के पास उसे देखने आ पहुंचे। सिपाही बिरजू को उठाता है, तभी महाराज बोलते हैं, क्यों बिरजू, क्या हुआ? तुम्हें तो 2 गज जमीन चाहिए थी ना? खामखा तुम ये इतनी मेहनत कर रहे थे। तुम्हारे लालच की वजह तुमने 2 गज जमीन भी अपने हाथों से जाने दी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। मुझे इस वक्त काम की सख्त से सख्त जरूरत है। मुझे अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा है। कृपया करके आप मुझे एक मौका और दे दीजिए महाराज। बिरजू के इतनी बार माफी मांगने के बाद महाराज को उस पर दया आ जाती है। तब महाराज कहते हैं, ठीक है, जब तुम्हें अपनी गलती का इतना ज्यादा पछतावा हो रहा है तो ठीक है। अब मैं तुम्हें जमीन तो नहीं दे सकता हूं, तो एक काम करो, तुम अपने गांव में जाओ और वहां के सेठ धनपत राय से कहना कि महाराज ने कहा है कि तुम्हें अपने यहां काम पर रख ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं अब आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूंगा। मैं अब मेहनत करके ही खाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घर लौट जाता है
और घर पहुंच जाता है। ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? क्या कहीं आपको किसी ने पीट दिया है, या फिर कहीं गिर गए थे क्या? या फिर हो ना हो आज फिर से आपकी लालच की वजह से आपकी ये हालत हो रखी है। हाँ भाग्यवान, कुछ ऐसा ही समझो तुम। मैं राजा जी के पास जमीन लेने गया था। उन्होंने कहा कि जहां तक दौड़ सकते हो वहां तक दौड़ो और उस जगह तक की जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। फिर आप कितनी जमीन ले सके? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो शांति। मुझे जमीन एक सुई बराबर भी नहीं मिली, क्योंकि महाराज ने एक शर्त रखी थी कि तुम जहां तक दौड़ो उसके बाद तुम्हें उसी जगह पर वापस भी आना है, और अगर तुम वापस नहीं आ सके तो तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। रुकिए, समझ गई मैं। अब आगे की बात मैं बताती हूँ कि आगे क्या हुआ होगा। आप दौड़ते ही रहे होंगे और ज्यादा जमीन पाने की लालच में जब आप बहुत आगे निकल गए होंगे तब आपको याद आया होगा कि मुझे वापस भी जाना है, लेकिन आप थक गए होंगे और वहीं बेहोश होकर गिर गए होंगे। हाँ, ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुम्हें कैसे पता ये सब? आप शांत ही रहिए जी। हे भगवान, इनका लालच आखिरकार कब खत्म होगा? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। फिर मैंने महाराज से माफी मांगी, तब उन्होंने मुझे माफ कर दिया और मुझे सेठ धनपत राय के यहाँ काम करने के लिए कहा है। ये तो अच्छी बात है, पर हाँ, इस बार कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। और आपने इस बार भी कुछ उल्टा सीधा किया तो पक्का मैं आपको छोड़कर अपनी मायके चली जाऊंगी। वह यही सब बातें कर रहे थे और अगले ही दिन राजू सुबह सुबह सेठ धनपत राय के यहाँ जाने के लिए चल देता है। मैं सेठ धनपत राय जी के यहाँ जा तो रहा हूँ, लेकिन क्या वह मुझे अपने यहाँ काम पर रखेंगे भी या नहीं? वह तो बड़े सेठ हैं, उनके यहाँ काम करने वाले सभी लोग काफी ज्यादा समझदार होंगे और मैं तो बुद्धू हूँ। हे भगवान, आज आप संभाल लेना सब कुछ। यदि आज मुझे काम नहीं मिला तो शांति मुझे छोड़कर चली जाएगी। बिरजू खुद से यही सारी बातें करते हुए सेठ धनपत राय के यहाँ जाने के लिए चला ही जाता है और उनकी दुकान पर पहुंच जाता है। हाँ भैया, बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेठ जी, मुझे महाराज ने आपके पास जाने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लोगे। अच्छा, तो तुम्हारा नाम ही बिरजू है? हाँ, मुझे महाराज ने अपने सैनिक के द्वारा यह सूचना मुझे मेरे पास भिजवाई थी। चलो, आज से तुम मेरे यहाँ काम करोगे और जब मैं खाना खाने के लिए अपने घर पर जाया करूंगा तो तुम मेरे जगह इस दुकान का ख्याल रखोगे, समझे तुम? हाँ सेठ जी, मैं समझ गया। आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ अच्छे तरीके से संभाल लूंगा। जब आपने मुझ पर इतना भरोसा करके मुझे अपने यहाँ नौकरी दी है तो मैं आपके यहाँ अच्छे तरह से काम करूंगा। ठीक है, तो एक काम करो, मैं घर पर जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो तुम ऐसा करना कि जब भी कोई ग्राहक आए तो उसे सही से और आगी भाव में सामान दे देना। सेठ धनपत राय यही सारी बातें कहने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है और ये सारी बातें सुन के बिरजू के मन में लालच आ जाता है और बिरजू अपने मन में सोचता है, वैसे तो सेठ जी अपने घर चले जाते हैं और जब ग्राहक आते हैं तब उनके जगह मैं ही रहूंगा। क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। जब ग्राहक आया करेगा तो मैं उसे उस वस्तु का ज्यादा भाव बताया करूंगा और जो ज्यादा पैसा आया करेगा मैं उसे अपने पास रख लिया करूंगा। बिरजू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वह भाव में हेरा फेरी करने लगा। जब उसके पास एक ग्राहक आया तो, भैया 1 किलो चावल देना। तो वैसे क्या भाव है 1 किलो चावल का? भैया 1 किलो चावल का मूल्य 20 रुपए है, बताइए कितना किलो कर दूं? भैया कल ही तो मैं 19 रुपए किलो लेकर गया हूँ और आज सीधा 1 रुपया बढ़ गया क्या? चलो ठीक है भैया, दे दीजिए 1 किलो चावल। हाँ भैया, सेठ जी ने मुझे जो भाव बताया है वही भाव ले रहा हूं। बिरजू अब इसी तरह रोज किसी न किसी वस्तु के दाम
1 या 2 रुपए ज्यादा कर देता और उन रुपयों को अपने पास चुपचाप रख लेता। इस तरह रोज पैसे घर लाने पर उसकी पत्नी को उस पर शक हो जाता है। क्यों जी? वैसे आपकी कमाई तो महीने के अंत में मिलती है, लेकिन आप तो रोज 1 या 2 रुपए अपने साथ लेकर आते हो। कहीं आप कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहे हो उसकी दुकान में? तुम कितना शक करती हो मुझ पर। भला मैं क्यों उनके यहाँ यह सब करूंगा? उल्टा सीधा काम? वो तो स्वयं ही मुझे मेरी मेहनत को देखकर मुझे मेरी मेहनत का इनाम देते हैं। देखिए जी, आपको बड़ी ही मुश्किल से कोई काम मिला है, इसीलिए आप कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा काम मत कीजिएगा जिससे कि आपसे यह नौकरी भी चली जाए। वह इसी तरह से उनकी दुकान में हेरा फेरी किया करता था। फिर एक दिन जब सेठ धनपत राय ने उसे अपने घर बुलाया, जब वह वहां गया तो उनके टेबल पर पैसे रखे होते हैं और वहां कोई भी नहीं होता है। तो बिरजू सोचता है, मालिक ने मुझे पता नहीं किस लिए बुलाया है और यहाँ टेबल पर भी पैसे पड़े हैं। क्यों ना मैं इन्हें ले लूं, किसी को थोड़ी ही कुछ पता चलेगा और वैसे भी यहाँ मुझे कोई देख भी नहीं रहा है। वह चुपचाप से पैसे उठा लेता है और उसे लगता है कि उसे चोरी करते हुए कोई नहीं देख रहा होता है। लेकिन जब सेठ धनपत राय उसके पास आ रहे होते हैं तो वह वहीं रुक जाते हैं और देखते हैं कि ये बिरजू कर क्या रहा है और वह उसे चोरी करते हुए देख लेते हैं। फिर अगले दिन जब बिरजू दुकान पर जाता है तो सेठ उससे कहता है, सुनो बिरजू, लोगों की बहुत शिकायत आ रही है कि हमारी दुकान का सामान हम लोग बहुत महंगा बेच रहे हैं। तो वैसे कितने पैसे जोड़ लिए तुमने बिरजू? सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका मतलब क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मालिक। बिरजू, तुम इतने भी सीधे मत बनो जितना कि तुम हो भी नहीं। तुम मेरे पीठ पीछे मेरी दुकान में क्या क्या करते हो मुझे अच्छे से पता है और मैं तुम्हारी इन गलतियों को माफ करता रहा हूं। मैंने सोचा कि तुम गरीब हो, 2 पैसे ज्यादा कमा लोगे तो क्या चला जाएगा, लेकिन तुमने तो कल हद ही कर दी। मैंने तुम्हें अब कल अपने यहाँ इसलिए ही बुलाया था क्योंकि मुझे तुम्हें तुम्हारी महीने की कमाई देनी थी। तुमने उसी को चुरा लिया। मुझे माफ कर दो मालिक, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कृपया करके मुझे माफ कर दो। मेरे पास कुछ भी काम नहीं रहेगा। बिरजू, तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं महाराज के सैनिकों को बुलाऊं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। इतना सुनकर बिरजू वहां से चला जाता है और वह घर आ जाता है। उसे इस प्रकार से देखकर उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी? ये मुंह क्यों लटका रखा है? अब क्या कर दिया आपने? वो मुझे सेठ जी ने काम से निकाल दिया। क्या मतलब काम से निकाल दिया? आपने फिर से कुछ किया है क्या, या फिर आपकी जगह किसी और को रख लिया है? आप सच सच बताइए क्या हुआ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कल जब सेठ जी के यहाँ गया तो उनके टेबल पर मुझे देने के लिए पैसे रखे थे और मुझे यह पता नहीं था। मैंने उन पैसों को चुरा लिया और यह सब सेठ जी ने देख लिया और मुझे काम से निकाल दिया। हे भगवान, आपका लालचपन इस हद तक बढ़ गया कि अब आप चोरी भी करने लगे हो। वो कितने अच्छे सेठ जी थे और आपने उनके साथ भी ऐसा किया। मुझे आज आपके साथ नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ अपने मायके। इसके बाद शांति अपने मायके चली जाती है और बिरजू अपने सिर पर हाथ रखकर रोता हुआ रह जाता है। सही ही कहा गया है कि ज्यादा लालच बुरी बला है। तो दोस्त, कैसी लगी ये एक और कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और भी ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।